हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी की बहुत डिमांड थी कि भाई पार्ट 20 तक कंप्लीट किया जाए। तो आज हम लोग 17 पे पहुंच गए हैं। कल हम दो पार्ट और ले आएंगे, 18 19, और उसी के साथ मुझे लगता है कि चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, आज पार्ट किस पे बात करें भाई? पार्ट 17। ध्यान रखना, हम लोग लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच पे बात कर रहे हैं और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेशन में 5-6 सवाल बताता हूँ, तो लगभग अभी तक हम लोग 80 से 90 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। इतने सवाल सीखने के लिए कम होते हैं क्या? है ना? और जिसमें 2024, 2023, 22, 21, 20 और 19, अब कर रहे हैं 2018। ठीक है, इसके पहले 18 का एक सेशन और आ चुका है, ये दूसरा सेशन है। आइए बात करते हैं आज के सवाल की तरफ। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल होते हैं, लेकिन ये गलत करके हम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ना एग्जाम टाइम में इतना जल्दबाजी होती है और इतना प्रेशर होता है ना कि दिमाग से चीजें आते हुए भी स्किप हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये सेशन देख के जाओगे ना, एग्जाम में दिमाग चलेगा। विश्वास करो मेरा, तुम अलग से सोच के आओगे कि नहीं भाई ऐसे करना है। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या लिखा है। नदी तल में भारी रेत खनन के निम्नलिखित में से कौन से संभावित परिणाम है? यानी कि अगर हम क्या करें, बहुत ज्यादा हैवी सैंड माइनिंग करने लगे तो कहीं ना कहीं रिवर बेड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही सवाल है। पहला क्या लिखा है, नदी में लवणता की कमी हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। अच्छा ये बताओ, पहला स्टेटमेंट देख लो, ये होता क्या? लवणता मतलब नमकीन, इसका मतलब क्या हुआ? नमकीन, है ना? अच्छा ये बताइए, क्या हमारी नदियां नमकीन पानी होता है कि मीठा पानी होता है? सभी लोग चलो बताओ फटाफट। भाई मीठा पानी होता है। तो यहाँ सोचो ना, लॉजिकल थिंकिंग लगाओ। अब जो बच्चा ज्योग्राफी सही से नहीं पढ़ा या उसने फट से नहीं सोचा तो वो फंस जाएगा, विश्वास करो मेरा, है ना? लेकिन उसको पता है कि भाई कुछ भी हो जाए, नदी में तो मीठा पानी आता है। तो जब मीठा पानी आता है तो नमकीन का इससे हो जाएगा कम या ज्यादा? नहीं हो सकता भाई। काट दो इसको, काट दो, काट दो। ऐसी गलतियां नहीं करनी, है ना? यूपीएससी जो कहेगा हर बात उसकी नहीं माननी, ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट गलत, पहला गलत है, तो दूसरा और तीसरा सही है। ये क्वेश्चन ही कह रहा है, स्टेटमेंट जो ऑप्शन बनाए गए हैं वही सही है। यानी कि हाँ, भारी प्रदूषण हो सकता है भूजल में, जल स्तर में कमी आ सकती है। ठीक है, दोनों बातें हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लवणता यानी कि नमकीन पानी की तो बात है ही नहीं, क्योंकि पानी नमकीन नदी का मीठा होता है। समझ में आया? अच्छा, इसके पहले हो सकता है दिमाग में चल रहा हो, सर कैसे होगा कैसे होगा, हो सकता है ना? क्योंकि हम ज्यादा सोचने लगते हैं, लेकिन ज्यादा सोचने नहीं है, सिंपल सोचोगे आंसर सामने आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन है ना, देखो ये वाले क्वेश्चन नंबर 2। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन धैर्य से सॉल्व करोगे, बहुत लॉजिकल थिंकिंग सही से अप्लाई कर दिया ना, सामने उत्तर होगा। ठीक है, सवाल लिखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुपारी है, जौ है, कॉफी है, बाजरा, मूंगफली, तिल और हल्दी। ठीक है, यानी कि आर्या नट, बार्ले, कॉफी, फिंगर मिलेट, ग्राउंड नट, सेसमी और टर्मरिक, ये बात लिखी है। फिर लिखा है, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसने इनमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस पे घोषणा की है? यानी कि कौन सा ऐसी चीजें हैं जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताया गया है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब होता है कि भाई सीधी सी बात है, जो किसान हैं उन किसानों की हेल्प की जाए, जिससे कम से कम वो इतनी वैल्यू पा जाए कि उनका खाना पीना अच्छे से निकल जाए, है ना? यही तो मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, बिल्कुल। अब इसमें से ये सोच लो कि ऐसा क्या है जिसपे तो हो ही नहीं सकता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाता है, यानी कि ऐसी कोई चीज होगी जो वो ज्यादा बोते होंगे। सिंपल सी बात है ना? तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो किसानों से उतना रिलेशन नहीं रखता, भारत के किसानों से? बस इतना भी अगर समझ गए तो बात हो जाएगी। आइए देखते हैं। सुपारी हो सकता है, जौ पता नहीं भाई, जौ तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि, है ना? कॉफी, अच्छा ये बताओ, कॉफी रिलेशन रख रहा है क्या? नहीं सर, कॉफी नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि यार कॉफी एक ऐसी चीज है जो भारत में तो पहली बात बहुत कम होती है, और उसके साथ साथ एमएसपी का कोई वैल्यू, क्योंकि कॉफी ऑलरेडी महंगी बिकती है, तो एमएसपी का उससे रिलेशन तो नहीं बनना चाहिए। इतना तो समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल। अगर हम 3 नंबर भी काट दें, ध्यान से देखो मेरी बात, 3 नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यानी कि 2, 4, 5 और 6, यानी कि कहीं ना कहीं सुपारी भी नहीं है। चलो ये भी पता चल गया भाई, सुपारी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं है। उसके साथ साथ 6 नंबर, 6 मतलब वो भी नहीं है। 6 है, 7 नहीं है, यानी कि हल्दी भी नहीं है ना?
यानी कि अगली बार अगर क्वेश्चन आएगा तो इन चीजों 3 चीजों को मैं याद रखूंगा। क्या क्या? भाई न सुपारी है, न कॉफी है, न हल्दी है। क्यों? क्योंकि कॉफी से मेरे दिमाग में क्लिक किया, मेरी लॉजिकल थिंकिंग काम की कि भाई कॉफी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉफी एक ऐसी चीज है जो यहाँ किसानों को उतना मतलब है नहीं, वो बहुत कम ही होती है। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता जिसपे मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाया जाएगा। समझ रहे हो? इसे कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच। ऐसे एग्जाम में सोच के आओगे, जो पढ़ा है, जो, क्योंकि आईएएस का दिमाग ऐसा ही होता है, ध्यान रखना। और जब अधिकारी बनोगे ना, ऐसे ही सोचना यार सच में ऐसा हो सकता है क्या, तभी लगा पाओगे। और यूपीएससी जानबूझ के ऐसे बनाती है, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। क्योंकि इतनी सारी फसलें हैं, 23 फसलें हैं, हो सकता है भाई दिमाग में ना हो, लेकिन ऐसे लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत शानदार सवाल है। क्या लिखा है? निम्नलिखित ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग के संचालन के संदर्भ में, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनके कहीं ना कहीं उसके गवर्नेंस के मामले में ये बात है। लिखा है पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टडी इंक्रीज है। और अभी लास्ट वाले सेशन के लगातार 2-3 सेशन में बता रहा हूं, अगर ऐसा कहीं लिखा है स्टडी इंक्रीज, ड्रास्टिकली डिक्रीज इंक्रीज, वो स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है। बताया था ना, बिल्कुल बताया था। और ये अभी नहीं, 2024 में भी, 23 में भी ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी ने बनाने की कोशिश की थी, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। पहले ऐसे लिखता था 2018 में, अब कुछ और तरीके से लिख रहा है, बस पकड़ने की जरूरत है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है भाई? गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो पहला और चौथा मतलब तीसरा नहीं हो सकता। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की व्यवस्था करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोगी बैंकों में विलय किया गया, ये भी बात सही है भाई, किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ रहे हो? सिंपल है, सटीक है। हाँ सर, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है तो यार कमेंट में कमेंट कर दो। पढ़ता हूँ ना तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, आप सबको अच्छा लग रहा है, एग्जाम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो हो रहा है, जिससे आप अपने इस एग्जाम को क्रैक करने के नजदीक जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिर से सवाल यही पूछा गया, ऐसा सवाल है, फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करोगे एग्जाम में, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पूछ रहा है आसियान ऐसे कौन से देश हैं जिनके साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है? आसियान, यानी कि आसियान वो देश हैं जो भारत के पूर्व में हैं, जैसे म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ऐसे जो देश हैं उनके ग्रुप को आसियान कहते हैं। यानी कि वो छोटी कंट्री हैं, तो उनका टारगेट ये होगा कि एशिया के आसपास ऐसे देश हों जो उनके लाभ के लिए काम करो, तो वहां पर क्या ही ना कहीं क्या हो भाई, सीधी सी बात है, फ्री ट्रेड हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान और अमेरिका। अमेरिका, अब आप खुद सोचो ना, ये आसियान, पहली बात अमेरिका से मुफ्त ट्रेड क्यों करेंगे? सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आसियान अगर आपने पढ़ा है तो विश्वास करो ये सवाल इजी है आपके लिए। हो सकता है आपने फ्री ट्रेड ना पढ़ा हो, लेकिन आसियान पढ़ा है तो ये सवाल कर लोगे। जब मैंने ये पहली बार सवाल किया, मैंने कहा यूएसए से तो पॉसिबल है ही नहीं भाई, यूएसए से तो पॉसिबल है ही नहीं, काट दो। अगर यूएसए में काट दूं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 पे है, तो काट दीजिए, 2 स्टेटमेंट तो हमारे गए। ठीक है, और यूएसए से ही सटा कौन है भाई? कनाडा। कनाडा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत बाहर के कंट्रीज हैं, इनको भी काट दीजिए। तो कनाडा भी काट दे, 2 नंबर, तो सीधी सी बात है, बचा क्या? ऑप्शन सी सीधा उत्तर है। अब मैंने फिर से बोला ना, आसियान पढ़ा होना चाहिए, हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना पढ़ा हो आपने, तब भी आप लॉजिकल थिंकिंग से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आगे भी यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, तो वहां थोड़ा सा ध्यान से सोचना। आप देखेंगे ना, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ मिला के सोच लोगे, क्वेश्चन करके आओगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ बात को। चलिए नेक्स्ट, आज का अंतिम प्रश्न क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो पहली बात लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव पूंजी निर्माण एक अवधारणा के रूप में, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं। ये इसमें बताएगी कि कौन सा तरीका है कि ह्यूमन कैपिटल, देखो कैपिटल मतलब पूंजी, ह्यूमन कैपिटल मतलब भाई सीधी सी बात है, मानो कोई इंसान है वो अब पूंजी बन चुका है। जैसे कैसे? एक टीचर है, टीचर क्या है भाई? समाज को पढ़ा रहा है।
तो इसके पास जो नॉलेज है वो समाज को दे रहा है, तो ये ह्यूमन कैपिटल है। कोई इंजीनियर है तो वो बिल्डिंग्स बना रहा है, तो उसके पास कुछ स्किल्स है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। डॉक्टर ये भी है। इसी तरह ऐसा कोई व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो खुद में प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी खुद की स्किल है, उसकी नॉलेज है, उसे सिंपल सी बात है बोलते हैं मानव पूंजी। आपने पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स के, जब हम स्टार्ट ही करते हैं पहली यूनिट मेंस की, उसमें यही बताया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल भाई ठीक है। अब इसमें वही पढ़ लेते हैं कि जहां पर हमारी स्किल की बात हो वो क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल, सीधी सी बात है। तो किसी देश के व्यक्तियों को अधिक पूंजी संचय करने में सक्षम बनाती है, यानी कि इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री अक्यूमुलेट मोर कैपिटल। भाई ये आंतरिक कैपिटल की बात कर रहा है, यानी कि शरीर के मस्तिष्क के नॉलेज की बात कर रहा है। एक्यूमुलेट ऑफ कैपिटल नहीं कि मेरे पास फोन हो जाए, मेरे पास एसी हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास बंगला हो जाए, इसकी बात नहीं कर रहा है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है उस इंसान की स्किल्स क्या है, समझ रहे हो। ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा भाई, है ना, कि वो अधिक से अधिक पूंजी संचय करे, नहीं भाई ये बात तो नहीं जम रही। दूसरा, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करना। हाँ भाई ये बात तो समझ गए कि अगर उसकी स्किल लेवल बढ़ा लो, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दिया जाए, उसकी नॉलेज को इंक्रीज कर दिया जाए, तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो जहां पहला है उसको काट दीजिए, तो पहला तो दो स्टेटमेंट तो कट गए भाई, है ना। ठीक है, तीसरा पढ़ लेते हैं। मूर्त संपत्ति का संचय, यानी कि एक्युमुलेट ऑफ टेंजिबल वेल्थ, वही है टेंजिबल वेल्थ, है ना। टेंजिबल वेल्थ मतलब आपके पास जमीन है, आपके पास बढ़िया गाड़ी है, आपके पास घर है ना, बंगला है, ये सब टेंजिबल चीजें होती है, और ये ह्यूमन कैपिटल तो नहीं है। नहीं सर बिल्कुल नहीं है, तो ये भी काट दीजिए। अमूर्त यानी कि अकुमुलेट ऑफ इंट, बिल्कुल इंटेंजिबल अगर कोई नॉलेज है, इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देती है फिर भी मेरे दिमाग में, जैसे मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना आता है, मेरे दिमाग के अंदर है। मैं टीचर हूं तो मुझे गणित पढ़ाना या इकोनॉमिक्स पढ़ाना मुझे आता है, ये मेरी अंदर की बात है भाई। तो कहीं ना कहीं इंटेंजिबल है, तो बिल्कुल ये दोनों बातें सही है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। सर इस पे बहुत टाइम ले लिया क्यों, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप कंफ्यूज होने के कगार पे सबसे उच्च लेवल पे होते हैं। तो कुछ नहीं होता, बस सिंपल सा ये समझो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, अगर बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। उसी हिसाब से जैसे मैं सोचता हूँ ना, एक एक पॉइंट को लेके एग्जाम में ऐसे सोच के आना, आप देखोगे आपके 100% है 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करके आओगे, ये मान के रखो। ठीक है, चलो ओके भाई, आज के ये क्वेश्चन हो गए। इसी तरह हमने मेंस का भी एक प्रोग्राम बनाया है, जिसका नाम हमने रखा कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम। जबरदस्त प्रोग्राम है, एक एक चीज आपकी क्लियर होगी मेंस में, अच्छे से आप सीखेंगे कि कैसे मेंस लिखा जाता है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, ज्वाइन कर लीजिए, उसमें एक लिंक दिया होगा। ज्वाइन करने से क्या होगा, इस बैच के लिए मुझसे सीधा बात कर पाओगे, और ये बैच 2 जून से स्टार्ट हो रही है, जबरदस्त बैच होगी। स्टेप टू स्टेप आपको तैयारी कराई जाएगी। मेंस की एक बुकलेट भी देंगे 500 क्वेश्चन की, मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, थीम वाइज नोट्स भी मिलेंगे, ये सब कुछ मिलेगा, ध्यान रखना। और लगभग 50 बच्चों का ही बैच है। ज्वाइन कर लो या फिर मुझे व्हाट्सअप करो, मुझसे बात करो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बैच नहीं लोगे तो सिर्फ नुकसान के अलावा फायदा आपका नहीं, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देख इस बात की अभी कभी अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।